जी बेटे, आपने अभी देखा कि अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ बनेगा हाइपरबोला इस तरह का, लेकिन अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो और इस पे अंडर रूट हो तो ये ग्राफ हाइपरबोला से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इधर से आप देखो फासला कम होगा, इधर से ये फासला बढ़ जाएगा, और अगर ये इसका स्क्वायर आ जाए तो फिर ये हाइपरबोला से नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ज़्यादा स्टीपर हो जाएगा हाइपरबोला से। अब एक एग्जांपल करते हैं, जैसे पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला आपने देखा, इसमें आप देखो जो टी है वो अंडर रूट एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इस तरफ एल रखें और इस तरफ टी, तो जो चीज़ इधर है उस पर क्या है अंडर रूट, और जो चीज़ इधर है उसकी पावर 1 है। तो ये एक पे 1 हो और एक पे अंडर रूट हो तो मैंने बताया ग्राफ बनेगा पैराबोला। किसकी पावर कम है? एल की पावर 1/2 कम है, तो ये ग्राफ एल की तरफ को बेंड हो रहा है। लेकिन अगर हम एक तरफ अंडर रूट एल रख दें और एक तरफ टी रख दें, अब देखो इधर अंडर रूट एल है, अब हमने एल की पावर नहीं देखनी बल्कि हमने अंडर रूट एल की पावर देखनी है। तो यहाँ पे अंडर रूट एल की पावर फार्मूले में कितनी आ रही है? 1, और इधर टी है उसकी पावर भी फार्मूले में 1, तो दोनों की पावर 1 हो तो ग्राफ बनेगा सीधी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन अगर हम इधर एल और इधर टी स्क्वायर रख दें तो इसी में अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये बन जाएगा। अब जो चीज इधर है उसकी पावर फार्मूले में क्या है? 1, और जो चीज इधर है इधर अब टी स्क्वायर है, अब हमने टी की पावर नहीं देखनी बल्कि टी स्क्वायर की पावर देखनी है, तो टी स्क्वायर की पावर भी 1 है। अब इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, दोनों की पावर 1 है, तो ग्राफ बनेगा सीधी लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगली तर्ज का क्वेश्चन हम स्लोप के बारे में सीखेंगे। स्लोप को हम उर्दू में ढलवान कहते हैं। आपको वो कोई भी ग्राफ देता है और वो आपसे पूछता है कि इस ग्राफ की स्लोप हमें क्या बताती है, तो आपने क्या करना है, जो चीज इधर है उसको इधर वाली क्वांटिटी पे डिवाइड करके चेक करो कि वो क्या चीज बन गई, तो वो उसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इधर है फोर्स, इधर है एक्स, तो इसकी स्लोप बनेगी F/x यानी स्प्रिंग कांस्टेंट। इधर V है, इधर I है, तो स्लोप बनेगी V/I यानी रेजिस्टेंस। इधर चार्ज है, इधर टाइम है, तो स्लोप बनेगी Q/T यानी करंट। इधर Q है, इधर वोल्टेज है, तो स्लोप बनेगी Q/V यानी C कैपेसिटेंस। इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर टाइम है, तो स्लोप बनेगी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम यानी वेलोसिटी। इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है, तो स्लोप बनेगी V/T यानी एक्सेलरेशन। अब स्लोप को फाइंड करने का क्या मेथड होता है? अगर स्लोप को फाइंड करने के दो मेथड है, अगर तो आपको वैल्यूज गिवन है तब स्लोप कैसे फाइंड करनी है, जैसे यहां पर वैल्यूज गिवन है, तो अब आपने क्या करना है, स्लोप फाइंड करने के लिए डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, आपने यहां पर एक ट्राइंगल बना लेनी है, जहां मर्जी बना सकते हैं, इधर 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 जहां मर्जी। ये वाली वैल्यू बन जाएगी डेल्टा वाई और ये वाली वैल्यू बन जाएगी डेल्टा एक्स। अब आप यहां से देखो डेल्टा वाई की टोटल वैल्यू कितनी बन रही है 80, और डेल्टा एक्स की टोटल वैल्यू बन रही है 10, तो इसकी स्लोप बनेगी 80/10 यानी 8। तो इन दोनों को देखते हुए इसका यूनिट भी पता चल जाएगा, इसका यूनिट नीचे आ जाएगा, इसका यूनिट ऊपर आ जाएगा, तो वो दोनों की मदद से इसका यूनिट भी पता चल जाएगा। दूसरा स्लोप को फाइंड करने का तरीका है, अगर उसका एंगल दिया हो, ये फार्मूला तब लगाना है अगर वैल्यूज दी हो, ये फार्मूला तब लगाना है अगर एंगल दिया हो। तो इसके लिए आपको tan की वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी। tan 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/√3। अगर ये एंगल हो 45 डिग्री तो ये वैल्यू होती है जस्ट 1, और अगर ये एंगल 60 डिग्री हो तो ये वैल्यू हो जाती है √3। तो ये याद रखना बहुत आसान है, पहले 1/√3 है, फिर जस्ट 1 है, फिर जस्ट √3 है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जहां पर ये tan की वैल्यू यूज होगी, और ये 3 उनकी वैल्यूज है, tan 30, tan 45, tan 60। जैसे मैं मिसाल देता हूं, ये एक क्वेश्चन है कि ये एक ग्राफ है जिसमें 2 लाइंस हैं, एक 30 एंगल बना रही है, एक 60। तो सवाल है इस ग्राफ से रेजिस्टेंसेस की रेशो फाइंड करो R1/R2। तो आप देखो, फर्ज करो ये पहला ग्राफ है 1 और ये 2, तो आप देखो इस ग्राफ में V/I यानी स्लोप वो क्या बन रही है, रेजिस्टेंस। तो पहले ग्राफ की स्लोप क्या बनेगी tan 30, और दूसरे ग्राफ की स्लोप क्या बनेगी tan 60। tan 30 आपको पता है, अभी हमने पढ़ा 1/√3 के इक्वल है, और tan 60 √3 के इक्वल है। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1/3। अब मैं आपको बताता हूं कि स्लोप कब कितनी होगी, ताकि उससे पता चले कि किस क्वांटिटी की वैल्यू ज्यादा है या कम है। अगर ग्राफ इस तरह का हो तो स्लोप हो जाएगी 0,
आप देखो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसमें एंगल 0 हो गया, तो tan 0 पे 0 होता है तो इसकी स्लोप 0 होगी। तो आप देखो ये ग्राफ बिल्कुल सीधा है, इसकी ढलवान नहीं है तो इसकी स्लोप 0 है। अगर ये ग्राफ सीधा हो और उसका एंगल कांस्टेंट हो, ना बढ़ रहा है एंगल फिक्स है, तो इसमें स्लोप क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। लेकिन अगर ग्राफ इस तरह का हो और इसमें आप ऐसे करो, हॉरिजॉन्टल लाइनें लगा के देख लो, आप देखो यहां पर एंगल थोड़ा है, यहां पर एंगल पहले से ज्यादा हो गया। अगर ये एंगल बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ रही है, एंगल कम हो रहा है तो स्लोप कम हो रही है। जिस केस में एंगल ज्यादा होगा उसमें स्लोप भी ज्यादा होगी। जैसे इस केस में इसका एंगल ज्यादा है 2 वाले ग्राफ का, तो इसकी स्लोप ज्यादा है, तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। और 1 का एंगल कम है तो उसकी स्लोप कम है, मतलब उसकी रेजिस्टेंस कम है। इसी तरह इस ग्राफ में अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल लाइनें लगा के, तो आप देखो यहाँ पर एंगल ज्यादा है और यहाँ एंगल कम हो गया। एंगल कम होने का मतलब उसकी स्लोप कम होगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो स्लोप कम होती जा रही है। तो ये जो भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी, स्लोप कम होने से वो क्वांटिटी भी ग्राफ से पता चलेगा कि कम होती जा रही है। अब हम सीखते हैं कि किसी भी ग्राफ का एरिया हमें क्या बताता है और वो कैसे फाइंड करना है। तो अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया हुआ है और वो पूछता है कि इस ग्राफ का एरिया किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो जो चीजें इधर हैं आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या चीज बन रही है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, अगर इधर फोर्स है इधर डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका एरिया क्या होगा, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, FD, तो इसका एरिया होगा वर्क। ये वेलोसिटी और टाइम है तो एरिया बनेगा VT, तो ये बना डिस्टेंस। ये कैपेसिटेंस और वोल्टेज है तो ये एरिया बना CV, तो ये बन गया चार्ज। ये आपके पास फर्ज करो प्रेशर और ये वॉल्यूम है तो इसका एरिया बनेगा PV, तो ये बन गया वर्क डन। ये करंट और टाइम है तो इसका एरिया बनेगा IT, और IT होता है चार्ज। ये फोर्स और ये टाइम है तो इसका एरिया बनेगा FT, तो ये बन गया इंपल्स, फोर्स इंटू टाइम, इंपल्स। ये बात आपने याद रखनी है। अब जिस ग्राफ के नीचे एरिया ज्यादा होगा उस ग्राफ की वो क्वांटिटी ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पर मैं एक और ग्राफ यही से बना देता हूं, तो अगर मैं पूछता हूं ये 1 है ये 2 है, किस केस में ज्यादा वर्क डन है, तो आप 1 के नीचे एरिया चेक करो और 2 के नीचे एरिया चेक करो। तो आप देखो 1 के नीचे एरिया ज्यादा है और 2 वाले ग्राफ के नीचे एरिया कम है, तो इसका मतलब 1 वाले केस में वर्क डन ज्यादा है और 2 वाले केस में वर्क डन कम है। एरिया फाइंड कैसे करते हैं, अगर आपके पास इस तरह की शेप हो रेक्टेंगल, तो आपने इसका एरिया फाइंड करना है लेंथ इंटू विड्थ। तो ये वाली लेंथ देख लो वैल्यूज कितनी है और ये वाली वैल्यू देख लो कितनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो उसका एरिया निकल आएगा। फर्ज करो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और सवाल है कि इस ग्राफ से डिस्टेंस निकाल लो, तो आप देखते हो एरिया जो है वो डिस्टेंस के बराबर है। तो एरिया इसका निकालेंगे कैसे, इसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ग्राफ इस तरह का हो तो आपने इसका एरिया निकालना है। ये एक ट्राइंगल बन रही है 1/2, ये बन गई इसकी बेस, ये बन गया हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये वाली वैल्यू निकाल लो, ये वाली वैल्यू निकाल लो, फार्मूले में पुट करके उसका एरिया निकाल लो। अगर डायग्राम बन रही हो ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम में ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल नहीं है। ट्रेपीजियम में 2 साइड पैरेलल होती हैं और 2 पैरेलल नहीं होती हैं। अगर आपने इसका एरिया निकालना है तो आपने क्या करना है, पैरेलल साइड को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। ये दोनों पैरेलल थी, इनको ऐड कर, ये टोटल लेंथ नीचे वाली और टोटल लेंथ ये ऊपर वाली, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, और इन दोनों में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये ट्रेपीजियम का एरिया बन जाएगा। अगर आपके पास इस तरह की शेप हो सर्कल, तो आपको पता है कि सर्कल का एरिया इक्वल होता है किसके, πr² के। तो आपने क्या करना है, यहां से सीधा नीचे आना है, इधर से भी सीधा नीचे आना है, तो यहां से लेके यहां तक जो लेंथ बनेगी वो बन जाएगा डायामीटर। तो ये डायामीटर को आधा करोगे तो वो बन जाएगा रेडियस, तो रेडियस यहाँ पे पुट करके इसका एरिया निकाल लेंगे। ये डायामीटर हम इधर से भी फाइंड कर सकते हैं, इधर से सीधा इधर आ जाए और इधर से भी सीधा इधर आ जाए, तो ये वाली जो लेंथ है ये उसका डायामीटर बन गया, इसको आधा करके बन जाएगा रेडियस, और वो फार्मूला यहाँ पे पुट करके हम उसका फाइंड कर लेंगे एरिया। जी बेटे, अब नेक्स्ट हम सीखते हैं साइन और कॉस की वैल्यूज। 3 मेजर एंगल्स हैं, जैसे मैंने 10 में आपको बताया, 30, 60 और 30, 45 और 60। तो आप ये 3 नंबर्स याद रखो, 1/2, 1/√2, √3/2। अगर साइन आपके पास आता है तो आपने ये वैल्यूज इधर से पढ़ते जाना है, मतलब साइन 30, साइन 45, साइन 60। लेकिन अगर कॉस हो तो यही आप इधर से पढ़ते जाओ, cos 30, cos 45, cos 60।
और अगर आप 0 और 90 को भी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर 0 और 1 भी लिख दो। तो अब आपके पास बन गया कॉज इधर से जाना है और साइन इधर से जाना है, तो साइन 0, 30, 45, 60, 90, कॉज 0, 30, 45, 60, 90। ये 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, 0.5 मतलब 50%। 1/√2 को हम लिख सकते हैं 0.7 यानी तकरीबन 70%, और √3/2 का मतलब 0.86 यानी 86%। तो ये आपको वैल्यूज अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। अब जहां भी जिस फार्मूले में भी साइन या कॉज आ जाता है उसमें ये 4 तरह के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। तो जिस फार्मूले में भी साइन या कॉज आपको दे दूं, फार्मूले में लिख दूं, तो उससे मुराद ये चारों तरह के क्वेश्चंस ले लिए जाएंगे ऑटोमेटिकली। मिसाल के तौर पे मैं आपको फार्मूला देता हूं, W = FD cos ऑफ थीटा। तो आप देखो इस फार्मूले में थीटा इन्वॉल्व हो गया, cos थीटा। तो इसमें सबसे पहले जो सवाल बनता है मैक्सिमम और मिनिमम का, तो आप देखो cos की वैल्यू किस एंगल पे मैक्सिमम होती है, 0 पे, और किस एंगल पे मिनिमम होती है, 90 पे। तो इसका मतलब 0 डिग्री पे वर्क मैक्सिमम होगा और 90 डिग्री पे वर्क मिनिमम होगा। दूसरा, एंगल के बढ़ने से क्या होगा, आप देखो एंगल बढ़ने से कॉस की वैल्यू कम होती जा रही है, तो इसका मतलब एंगल बढ़ने से वर्क भी कम होता जाएगा। या एंगल कम होने से क्या होगा, आप देखो जितना एंगल कम है कॉस की वैल्यू इतनी ज्यादा है, तो एंगल कम होने से वैल्यू ज्यादा होती जा रही है। तो जितना एंगल कम होगा वर्क उतना ज्यादा होगा। मसलन मैं आपको कह देता हूं 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री किस एंगल पे वर्क सबसे ज्यादा है, तो कॉस में एंगल जितना कम होगा वैल्यू इतनी ज्यादा आएगी। तो इसका आंसर है 20 डिग्री पे वर्क सबसे ज्यादा होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको वैल्यू बता देता है, एंगल पूछ लेता है। मसलन वो कहता है किस एंगल पे जो वर्क है मैक्सिमम वर्क का हाफ हो जाएगा या 50% हो जाएगा। तो आप देखो 1/2 कॉस की वैल्यू कब आती है, 30, 45, 60, तो 60 डिग्री आंसर हो गया। अगर वो पूछता है किस एंगल पे जो वर्क है वो FD/√2 आएगा, तो आप देखो 1/√2 कब आता है, 30, 45 पे। या किस एंगल पे वर्क 70% है, 30, 45 पे 70% हो गया कॉस की वैल्यू। इसी तरह वो आपको अगर एंगल दे दे तो आप उससे वैल्यू बता सकते हैं क्या है। मसलन अगर वो कहता है 45 डिग्री पे वर्क कितने परसेंट है, तो आप देखो cos 45 क्या आएगा, 30, 45, 70% वर्क है। 60 डिग्री पे वर्क कितने परसेंट है, तो ये 30, 45, 60, 50% वर्क है एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। 30 डिग्री पे वर्क कितने परसेंट है, तो ये 30 है, 86% है। तो इस तरह के सवाल में जब भी आपको एंगल बता दे तो आप उससे वैल्यू बता सकते हैं, वैल्यू बता दे तो आप उससे एंगल बता सकते हैं। एंगल वो डिग्री में भी पूछ सकता है या रेडियन में भी पूछ सकता है, और डिग्री में भी दे सकता है, रेडियन में भी। तो आप इसके लिए एक आसान तरीका याद रखो, 30 डिग्री मतलब π/6 रेडियन, 45 डिग्री मतलब π/4 रेडियन, और 60 डिग्री मतलब π/3 रेडियन। इसका मतलब है जब आप इसको याद रखने का आसान तरीका है, अगर इधर 3 है तो इधर नीचे 6 आया है, अगर इधर 6 है तो नीचे 3 आया है, लेकिन जब इधर 4 है तो इधर भी 4 आ गया। तो अब आपको फौरन ये वाला एंगल दिया जाएगा तो ये वाला पता चल जाएगा, ये वाला दिया जाएगा तो ये पता चल जाएगा। तो ये आपके पास कॉस की जैसे मैंने एग्जांपल दी, और एक इसका ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको बता दूं। कॉस की वैल्यू क्योंकि 0 पे मैक्सिमम होती है तो कॉस का ग्राफ इस तरह से बनेगा, 0 पे मैक्सिमम एंड सो ऑन। लेकिन साइन में क्योंकि वैल्यू 0 पे 0 होती है तो साइन का ग्राफ इस तरह से बनेगा, 0 पे 0। तो ये आपने फर्क याद रखने हैं, साइन थीटा और ये कॉस थीटा का ग्राफ। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर हो, ये एक शॉर्टकट ट्रिक और है जो आपने याद रखनी है, और आपने उसके कंपोनेंट बनाने हैं। तो जिसके कंपोनेंट बनाने हैं, एंगल के सामने आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। अब जो कंपोनेंट एंगल के सामने होगा उसके साथ आपने साइन लगा देना है, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा उसके साथ आपने कॉज लगा देना है। तो ये याद रखने का आसान तरीका है, सामने वाले के साथ साइन लगाना है, तो जो दूसरा कंपोनेंट बचेगा उसके साथ आपने कॉज लगा देना है। जैसे यहां पर मेरे पास एक और एग्जांपल है, तो ये एक फोर्स है और इसके हमने कंपोनेंट बनाने हैं। तो आपने एंगल के सामने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया,
जो कंपोनेंट एंगल के सामने है उसके साथ साइन आ गया, ये बन गया एफ साइन थीटा, और दूसरा जो कंपोनेंट है उसके साथ कॉस आ गया, ये बन गया एफ कॉस थीटा। अभी आपको मैं थोड़ा वैल्यूज को राउंड ऑफ करना सिखाता हूं। फर्ज करो आपके पास है √90 और ये सॉल्व करना मुश्किल है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम गेस करते हैं। अगर ये होता 100 तो इसका आंसर आना था 10, और अगर ये होता 81 तो इसका आंसर आना था 9। अब आप देखो 90 कहां पर आ रहा है, 100 और 81 के तकरीबन मिड में आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर इन दोनों के तकरीबन मिड में होगा। तो इसका आंसर तकरीबन 4.5 या 9.5 या 9.48 के करीब इसका आंसर आएगा। क्योंकि ये 81 के ज्यादा क्लोज था तो इसलिए मैंने 9.5 से थोड़ा सा कम कर दिया, नीचे वाली वैल्यू की तरफ शिफ्ट किया। जैसे ये एक और एग्जांपल है, √20 क्या होगा। तो अब हमें नहीं पता √20 क्या होगा, तो आप इसको भी उसी तरह से गैस करेंगे। अगर ये होता 25 तो इसका आंसर आना था 5, अगर ये होता 16 तो इसका आंसर आना था 4। तो आप देखो ये जो 20 है ये इनके तकरीबन मिड में आ रहा है, तो इसका मतलब इनका आंसर भी इन आंसर के तकरीबन मिड में आएगा, तो इसका आंसर बनेगा तकरीबन 4.5 के करीब। इसी तरह अगर ये इस तरह का कोई चीज है आपने, और आपने नीचे वाले जीरोस को खत्म करना है, तो नीचे जितने जीरोस होंगे उतने डिजिट छोड़ के आपने पॉइंट लगा देना है। जैसे यहां पर नीचे देखो 1 2 जीरोस हैं, तो पॉइंट के 2 डिजिट और छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो ये 1 डिजिट हो गया, 1 डिजिट और करना है तो वो 0 शामिल कर लो, तो ये आंसर हो जाएगा 0.025। अब ये वाला जो पॉइंट था ये 2 डिजिट मजीद इधर चला गया। अगर आपके पास फर्ज करो इस तरह की कोई चीज है और आपने इसको सॉल्व करना है, और तो आप इसका ये पॉइंट खत्म करते हैं। इस तरह की चीज है, आपने इसको सॉल्व करना है, तो हम इसका पॉइंट खत्म करते हैं। पॉइंट खत्म करके पॉइंट के बाद जितने जीरोस हैं, 1 2 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो हम 1 के साथ उतने जीरोस लिख देंगे। ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल हो गए। अब फर्ज करो आपने वापस इसको पॉइंट में लेके जाना है, तो आप देखो नीचे कितने जीरोस हैं, 1 2, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 1 2, तो ये आ जाएगा 0.15। थैंक यू सो मच बेटे। बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में, ठीक है, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।